आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी करंट नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला वीडियो लेक्चर होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट 1 होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले किन्होंने दिया था? साइंटिस्ट थे फैराडे और मैक्सवेल, उन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है? जिस तरह से हमने मैग्नेटोस्टैटिक्स में पढ़ा था। ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो करंट कैरिंग एलिमेंट है या वायर है, उससे क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये चीज़ हमने देखी, जैसे ये वायर है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, ये चीज़ें हमने देखी है। ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक्स में। तो क्या हम इसका रिवर्स सोच सकते हैं? क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट को जनरेट कर सकते हैं? ठीक है, कैसा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट हो? ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हमें बताता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन होना। ठीक है, तो एक्चुअली में हम मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं बोलते, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में थोड़ी देर बाद में हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण हाँ करंट को जनरेट कर सकते हैं, वोल्टेज को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी कंडक्टर के अलावा। अच्छा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कॉन्सेप्ट था वो जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, फैराडे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक कॉइल लिया, ठीक है, सिंपल कंडक्टिंग कॉइल लिया और उसको एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया, और सर्किट के साथ में क्या, एक बल्ब अटैच कर दिया या एक कोई भी इंडिकेटर अटैच कर दिया, इलेक्ट्रिकल इंडिकेटर। ठीक है, डिवाइस अटैच कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, उसके अंदर वो जो भी ये कोयल है, ठीक है, इस कोयल के अंदर वो क्या करके एक बार मैग्नेट लेके गए। ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल का। ठीक है, तो ये नॉर्थ साउथ पोल का बार मैग्नेट है। अब जब ये बार मैग्नेट स्टेशनरी है तो इस बल्ब के अंदर कोई डिफ्लेक्ट, कोई भी ऑन और ऑफ स्टेज है, वो बल्ब है हमेशा ऑफ स्टेज में ही रहा। ठीक है, ऑन स्टेज में नहीं है। अब क्या किया उन्होंने, इस बार मैग्नेट को मूव करवाया। बार मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे बार मैग्नेट को मूव करवाया, बल्ब क्या हुआ, ग्लो कर गया। ठीक है, अच्छा, तो बार मैग्नेट को चाहे ऊपर की साइड में डिफ्लेक्ट की मूव करवाया, नीचे की डायरेक्शन में मूव करवाया। ठीक है, यहाँ से ग्लो मिल रहा था हमें। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली में कि यहाँ पे रिलेटिव मोशन की बात करते हैं हम। ठीक है, रिलेटिव मोशन इस केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो बार मैग्नेट है और जो कोयल है उनके बीच में एक रिलेटिव मोशन हो रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो रिलेटिव मोशन से हो क्या रहा है एक्चुअली में, जो बार मैग्नेट है, क्योंकि बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ पोल है और उससे क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है नॉर्थ से साउथ, ये चीज़ हमें पता है। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कॉइल के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, रिलेटिवली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए रिलेटिव मोशन होगा इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा, डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इस कॉइल के कॉरस्पॉन्डिंग, और वहाँ से क्या हुआ, फ्लक्स जनरेट हो रहा है, वहाँ से क्या हो रहा है, एक बल्ब ग्लो कर रहा है। तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट आया कि अगर किसी करंट कैरी, जो कोयल है नॉर्मली कंडक्टर, उससे क्या हो, फ्लक्स चेंज होगा, तो वहाँ से क्या होगा, करंट जनरेट होगा। ठीक है, एक वोल्टेज जनरेट होगी, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट भी आया। ठीक है, तो फ्लक्स क्वांटिटी को हम डिफाइन करेंगे कि फ्लक्स क्वांटिटी एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको डेली लाइफ में कहाँ मिलता है? जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स में ये कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो आप देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट कि मैग्नेट, जिस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ने के बाद में हम उसको रिलेट करेंगे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कॉन्सेप्ट है उससे। ठीक है, दोनों को एक दूसरे से रिलेट करेंगे, वो किस तरह से रिलेटेड हैं। ठीक है, वोल्टेज से। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स का देखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको फाई से डिनोट करते हैं और एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और उसको फाई बी से भी डिनोट कर सकते हो आप। ठीक है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है ये। ठीक है, जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में फाई ई से डिनोट किया था, ठीक है, सेम मैग्नेटिक फ्लक्स वैसे फाई बी से डिनोट कर रहे हैं। सेम जिस तरह से वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी थी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। इन जनरल कोई भी वॉल्यूम है, ठीक है, उससे जिस तरह से आप फिगर में देख भी सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्मली इस तरह से इस सरफेस से पास हो रहा है, जो हमने इमेजिनरी सरफेस ली उससे पास हो रहा है। तो इस सरफेस का कुछ वो एरिया है। ठीक है, तो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक फील्ड्स की बात करूँ कि जो इस वॉल्यूम से पास हो रही है, जिस एरिया से पास हो रही है, ठीक है, उसी को हम फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में यही चीज़ देखी थी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया। ठीक है, सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा कि नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया। ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो कि अगर हमारी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ क्या निकालनी है, फील्ड लाइंस निकालनी है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या देखा था, हमने वहाँ देखा था ई डॉट डी एस, है ना, इसी को हमने फाई ई बोला था, है ना, इसी को हमने फाई ई बोला था। यहाँ तो क्या निकालना पड़ेगा हमें, सिमिलरली यहाँ पे जो एनालॉजी होगी उसकी वो क्या होगी, बी डॉट डी एस, ठीक है। तो बी डॉट डी एस या डी ए बोल दो उसको, मतलब इस स्मॉल जो एलिमेंट है उसका जो एरिया है उसको हमने क्या बोला, डी एस, और उसका जो नॉर्मल जो वेक्टर है उसको बोला डी एस वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर, ठीक है। और उसको अगर इंटीग्रेट करवा दें, या इसका मतलब क्या हुआ, डी फाई को इंटीग्रेट करवा दें, है ना। तो डी फाई को इंटीग्रेट कराना है पूरे एरिया से के ऊपर, तो इंटीग्रेट करा देंगे तो यहाँ से कितना आएगा हमारा, फाई आ जाएगा ना, फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ नॉन यूनिफॉर्म के केस की बात। अगर हमारा यूनिफॉर्म केस हो, है ना, यूनिफॉर्म केस हो तो क्या होगा, यूनिफॉर्म केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट है हमारी, तो कांस्टेंट है तो बी टर्म्स बाहर आ जाएगी, तो बी डॉट डी एस हो जाएगा, और डी एस को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपका कितना आएगा, बी डी एस को अगर पूरा इंटीग्रेट करोगे तो एस आएगा ना, बी डॉट एस या बी डॉट ए की बात है आपका ना, वेक्टर फॉर्म के अंदर। तो जो आपका यूनिफॉर्म की बात करें तो आप बी डॉट ए लेना, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो बी डॉट डी एस को इंटीग्रेट करना है पूरी सरफेस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे सेम जैसे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था ई डॉट डी एस, वैसे ही बी डॉट डी एस कर लिया, तो थोड़ा सा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझते हैं कि किस तरह से होगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं कोई एक एरिया लूँ, ठीक है, कुछ एरिया लिया इन जनरल मैंने, ठीक है। अच्छा, इसमें सब मैं क्या करता हूँ, जैसे देखो इन दो चीज़ों में क्या डिफरेंस है, अगर मैंने ये डिनोट किया और एक ये डिनोट किया, ठीक है। अच्छा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी या ये वाली मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ये वाली डेफिनेटली ज़्यादा होगी, क्यों, यहाँ पे जो क्लोजनेस है, ठीक है, लाइंस की, वो कम है, ठीक है। इसमें इसका मतलब ये स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की V1 ग्रेटर देन V2 होगी, ये चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब मैं एक गिवन एरिया के अंदर, ठीक है, जो अगर मैं क्या करूँ, दो एरिया सेम लूँ और उसमें से क्या करूँ, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसी पास कर दूँ और एक मैग्नेटिक फील्ड क्या करूँ, इस तरह से पास कर दूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा हो दिख रहा है हमें, क्यों, फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एट गिवन एरिया ना, तो यहाँ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स भी ज़्यादा है, तो मतलब हमारी जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ मैंने मैग्नेटिक फील्ड B1 ली थी, यहाँ पे B2 ली थी, और B2 B1 से ज़्यादा थी, तो यहाँ से फ्लक्स भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे फाई भी ज़्यादा है, फाई 2 ज़्यादा है, इसका मतलब फ्लक्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। सिमिलरली एक केस ये भी ले सकता हूँ कि मैं सेम मैग्नेटिक फील्ड ले लूँ, अब सेम मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैंने कुछ इस तरह से डिनोट कर दिया, है ना। अब दोनों से एरिया अलग ले लूँ, एक का एरिया ये ले लूँ, एक का एरिया ये ले लूँ। अब तो एरिया जिसका ज़्यादा होगा उसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा, मतलब फ्लक्स ज़्यादा, इसका मतलब फ्लक्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया भी है, तो फ्लक्स हमारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए तो हमारा जो फ्लक्स आता है वो बी डॉट एरिया वेक्टर आता है, ठीक है। और हमारा जो फ्लक्स करता है डिपेंड, वो उन दोनों के बीच का एंगल पे भी डिपेंड करता है। ये चीज़ शो कर देता हूँ मैं, एंगल पे किस तरह से डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपकी फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से हैं, ठीक है, सेम फील्ड लाइंस ले ली मैंने और एरिया भी सेम ले लिया, ठीक है, और एक बार एरिया मैंने क्या ले लिया, एक बार मैंने जो एरिया है वो ये ले लिया, ठीक है, और एक बार मैंने जो एरिया है वो ये ले लिया, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, यहाँ से 3 लाइंस पास हो रही है और यहाँ से सिंगल 1 लाइन पास हो रही है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो ओरिएंटेशन है कोइल का, सिंस एरिया भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, फिर भी फ्लक्स जो है वो डिफरेंट आ रहा है, इसका फ्लक्स ज़्यादा आ रहा है, इसका जो फ्लक्स है वो इसका फ्लक्स से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें, क्योंकि इसका जो एरिया एलिमेंट है और फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में है, लेकिन इसका जो एरिया एलिमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल थीटा बना रहा है ना, तो इसका मतलब अगर कुछ थीटा एंगल होगा, ठीक है, तो थीटा एंगल होगा तो वहाँ से क्या हो रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है, घट रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो रही है, घट रही है ना। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे वेरिएशन देखेंगे तो वो कोसाइन फंक्शन है उसकी फॉर्म में घटेगा वो, ठीक है, जो कोसाइन फंक्शन है उसी तरह से घटेगा, तो इसका मतलब फ्लक्स है हमारा कोस जो एंगल उनके बीच में उस पर डिपेंड भी करेगा, ठीक है। इसलिए जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा था ये चीज़, तो इसलिए हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कोस थीटा पे भी डिपेंड करेगा,
ठीक है। इसलिए हमारी 3 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, बी, एरिया और कॉस थीटा, है ना। इसलिए हमारा जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, बी ए कॉस थीटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। इसलिए इसको बोल देते हैं बी डॉट ए, ठीक है। तो अब इस पर कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल केसेस किस तरह से देख सकते हैं हम, कि मान लो हमारा जो एरिया एलिमेंट है, ठीक है, एक बार कुछ हमारा इस तरह से है, ठीक है, और एक और हमारा कुछ इस तरह से है, और एक बार हमारा कुछ इस तरह से है, और मैंने एरिया वेक्टर बना देता हूँ। इसका एरिया वेक्टर ये है, इसका एरिया वेक्टर ये है, और इसका एरिया वेक्टर ये है। तो यहाँ से देख रहे हो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, ठीक है। यहाँ एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 0, है ना। और यहाँ एंगल कितना है, 90, और यहाँ एंगल कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। ये नोटिस कर रहे हो। तो 3 स्पेशल केस क्यों हैं देखेंगे वो, कि यहाँ पे कोस, क्योंकि अगर मैं तीनों का एरिया सेम ले लूँ, मान लो ए, है ना, जो मैंने एरिया वेक्टर ए से ही डिनोट किया, तो यहाँ से जो फ्लक्स निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, बी ए कोस 0, कोस 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पे बी ए आएगा। और यहाँ कितना आएगा, बी ए कोस 90 0 होता है, तो यहाँ पे 0, और यहाँ कितना आएगा कोस 180 -1, तो यहाँ माइनस बी ए आएगा। एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इस केस में 0 आ रहा है, इन दोनों केस में इसमें मैक्सिमम आ रहा है, इसमें मिनिमम आ रहा है। मतलब जो मैक्सिमम फ्लक्स आएगा वो थीटा इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, और मिनिमम फ्लक्स आएगा 180 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग आएगा ना। अब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास हो रही है इस केस में देखोगे, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वाली डेफिनेशन से देखें तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस एरिया एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी है, और ये 0 पास कर रही है, क्योंकि इसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ठीक है। तभी तो हमने क्या बोल दिया, फ्लक्स यहाँ से 0 पास हो रहा है, ठीक है। तो स्पेशल केस भी देख लिया हमने, 3 केस बन रहे हैं, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा है तीनों केस में, और इसका एरिया आपको ए गिवन है, ठीक है। ये चीज़ आपको गिवन, और एंगल गिवन है, जो ये एंगल है यहाँ 30 डिग्री है, ठीक है। और ये जो एंगल है आपका 60 डिग्री है, ठीक है। और मैं फिर से लिख देता हूँ, ये जो एंगल आपका 60 डिग्री है, ठीक है, और ये जो एंगल आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो अब निकालो। तो देखो फर्स्ट पार्ट में, देखो फर्स्ट पार्ट में सिंपल ही है, कितना आएगा, इसका एरिया वेक्टर ये है, तो बी और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल 30 बन रहा है, तो कितना आएगा, बी ए कॉस 30 √3/2, है ना। तो √3/2 बी ए आएगा। अच्छा, इसकी बात करें, इसमें कितना आएगा, देखो बी वेक्टर ये है और एरिया वेक्टर ये है, और बी और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो ये 60 है, तो ये लाइन में है, तो कितना होगा, 120, तो 120 बन रहा है, तो बी ए कॉस 120, और कॉस 120 को क्या लिख सकते हो, साइन 30 डिग्री माइनस का, है ना। चेंज करना आता ही होगा कॉस 120 को, कॉस 120 को लिख सकते हो कॉस 90 + 30, और cos 90 + 30 मतलब माइनस साइन 30, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, तो यहाँ से कितना आएगा, -½ BA, है ना, मतलब -BA/2, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखो इन दोनों के पीछे 90 डिग्री बन रहा है, ये B है और ये है 90 डिग्री, तो मतलब फ्लक्स कितना होगा, 0, ठीक है। यहाँ से फ्लक्स आ रहा है 0। अच्छा, तो अब हमने फ्लक्स की बात कर ली। अब हमने देखा था कि फ्लक्स को किससे रिलेट करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, जो हमारा मेन मोटो था। अब हम क्या करते हैं, इसी फ्लक्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन है जो फ्लक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ में सबसे पहले दिया था फैराडे ने, ठीक है। तो जो फर्स्ट लॉ का जो इसका स्टेटमेंट है वो यही बोलता है कि व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सर्किट चेंजेस, ठीक है, एन EMF इज़ प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट कॉल्ड इंड्यूस EMF, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी सर्किट के कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, EMF प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो किस तरह से हो रहा है वो चीज़ देखते हैं हम। जैसे अगर मैं फैराडे की ऑब्जर्वेशन देखूँ, ठीक है, दूसरे एक्सपेरिमेंट की, तो वो किस तरह से होगी, जैसे अगर मैं एक कोयल ले लूँ, ठीक है, कंडक्टिंग कोयल ले लूँ, ठीक है। अब कंडक्टिंग कोयल को मैं क्या करूँ, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख लिया, मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, ठीक है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करते हैं, है ना, तो जब बी को आपने चेंज किया उन्होंने, तो वहाँ से क्या हुआ, बी के चेंज से इस कोयल के अंदर क्या हुआ, करंट पास हुआ,
करंट फ्लो किया इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे, डायरेक्शन के लिए बाद में एक नया लो आएगा, लेंस लो। तो इस कोयल के अंदर क्या हुआ, कंडक्टिंग कोयल में करंट प्रोड्यूस हुआ। जब बी को चेंज किया तो आई प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो जब बी को चेंज किया तो आई प्रोड्यूस हुआ। सेकंड केस में उन्होंने क्या किया, अब बी को कर दिया फिक्स। अब उस जो एरिया है, ठीक है, जो भी इस कोयल का एरिया है, मतलब जो एरिया है उन्होंने इस कोयल के एरिया को चेंज किया, ठीक है। ओनली कोयल है और कोयल का जो रेडियस है मतलब कम ज़्यादा किया उन्होंने। जब उन्होंने कोयल का एरिया चेंज करके देखा सेम कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो जब उन्होंने एरिया को चेंज किया तभी भी क्या किया, करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट में उन्होंने क्या किया, इसको ओरिएंट, एक फिक्स मैग्नेटिक फील्ड को भी फिक्स कर दिया और उन्होंने क्या किया, एरिया को भी फिक्स कर दिया। और अब उन्होंने क्या किया, उसको ओरिएंट करवाया, ठीक है, और उनको उन्होंने रोटेट करवाया, चेंज करवाया। और जब उन्होंने चेंज करवाया मतलब उन्होंने थीटा चेंज किया, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर वो चेंज किया, तो इसका मतलब वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि करंट वहाँ पे फिर भी प्रोड्यूस हो रहा था। तो तीनों के केस में प्रोड्यूस करंट हो रहा है हमारा। इसका मतलब कि सॉरी थीटा यहाँ ना, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, एरिया भी चेंज हो रहा है और थीटा भी चेंज हो रहा है। तो तीनों केस में हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्यों ना उसको हम डायरेक्ट फ्लक्स के कॉरस्पॉन्ड फ्लक्स से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्लक्स हमारा डिफाइन होता है वो यही तो होता है, बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ से फ्लक्स क्वांटिटी है हमारी, बी ए और थीटा तीनों पे डिपेंड कर रही है। तो इनमें से कोई भी क्वांटिटी चेंज होगी तो फ्लक्स डेफिनेटली चेंज होगा। तो डायरेक्ट बोल दो कि अगर हमारा फ्लक्स चेंज होगा तो हमारा क्या होगा, वहाँ से क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और वो करंट प्रोड्यूस मतलब किसी सर्किट में, कंडक्टिंग सर्किट में करंट का प्रोड्यूस होना मतलब वहाँ ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो उनका जो स्टेटमेंट था फैराडे का वो यही था कि वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सर्किट चेंजेस, ठीक है, एंड ईएमएफ इज़ प्रोड्यूस इन द सर्किट कॉल्ड इंड्यूस ईएमएफ। और इसी इंड्यूस ईएमएफ से क्या होता है, इंड्यूस करंट जनरेट होता है, ठीक है। तो जो सेकेंड लॉ है फैराडे का वो क्या है, वो ये है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो पहला लॉ था वो क्या बता रहा था, वो ये बता रहा था कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ जनरेट होता है, जस्ट डेफिनेशन था। और यहाँ इन्होंने क्या बोला कि जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ है हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो भी फ्लक्स है उसके मैग्नीट्यूड पे, है ना। तो फ्लक्स के रेट के, है ना, तो जो फ्लक्स है वो तो फाई है और उसका रेट क्या होगा, डी फाई बाई डी टी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब उसके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जब हम उसको देखेंगे तो फिर हमारे यहाँ से एप्स कितना आएगा, अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो एक्सपेरिमेंटल देखें तो 1 आता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन कितना आएगा, मतलब फ्लक्स जो ईएमएफ आएगा वो डी फाई बाई डी टी आएगा, ठीक है। एक्चुअली में नेगेटिव साइन होता है, ठीक है, जो अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव साइन क्यों होता है, ओरिजिनल में नेगेटिव साइन होता है, नेगेटिव चेंज होता है, ठीक है। तो वो लेंस लो बताते हैं, लेंस लो के बारे में पढ़ेंगे जब नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस देखेंगे क्या होता है। बाकी जो डी फाई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, क्या, ये इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। तो मतलब जो कोयल है, जिस उस कोयल को अगर हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं और कोई भी चेंज करवाते हैं, कोई भी चीज़ चेंज करवाते हैं, चाहे एरिया चेंज करवाओ इस कोयल का या फिर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाओ या ओरिएंटेशन करवाओ, तो वहाँ से क्या होगा, इस कोयल के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। और इस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो मैंने डी फाई बाई डी टी लिखा है, ये इंस्टेंट, ठीक है। तो डी फाई बाई डी टी का मतलब इंस्टेटेनियस है, ठीक है। अगर मैं उसको डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी लिखूँ इसका मतलब ये एवरेज वैल्यू है ना। तो इसको एवरेज, क्वेश्चन में एवरेज पूछे तो डेल्टा यूज़ करना, ठीक है, और इंस्टेंट पूछे तो डी फाई बाई डी टी यूज़ करना, ठीक है। तो ये फैराडे की सेकंड जो लॉ है उसकी वो डेफिनेशन है, ठीक है। दोनों फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ रिलेट होते हैं, पहला डेफिनेशन बताता है, सेकंड लॉ उसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन बता रहा है हमें, ठीक है। तो अब कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम ये है कि हमें फ्लक्स गिवन है फाई इज इक्वल टू 5t² प्लस 3t प्लस 2। इसका मतलब हमें टाइम का फंक्शन दे रखा है फ्लक्स और लूप के थ्रू गिवन है, और फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ अब क्या करें, मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं, ठीक है। हमें डायरेक्शन की बात आगे करेंगे, ठीक है। तो डी फाई बाई डी टी मैग्नीट्यूड ले लो, तो डी फाई बाई डी टी कितना आएगा, इसका टाइम डेरिवेटिव 10t प्लस 3, है ना, यही आएगा। और एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो इसके t की वैल्यू 2 पुट कर दो, कितना आएगा 20 प्लस 3 कितना
23 वोल्ट, ठीक है। तो इसका आंसर है 23 वोल्ट। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, टाइम का फंक्शन दे रखा है और डेरिवेटिव कर लो और t इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो मतलब 2 सेकेंड पे, क्योंकि ये फ्लक्स है टाइम का डेरिवेटिव है ना, टाइम का डेरिवेटिव है तो इसका मतलब टाइम की जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो फ्लक्स चेंज हो रहा है यहाँ पे, है ना, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो हर अलग अलग टाइम पे अलग अलग ईएमएफ आएगा ना, तो आप देख सकते हो 5 सेकंड पे 1 सेकंड पे अलग अलग आएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है, इसमें हमें दे रखा है कि देख लो पहले तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये दे रखा है कि जो रेडियस है वो घट रही है एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड इंड्यूस ईएमएफ एट r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर वन b इज इक्वल टू, हमें डायग्राम नहीं बना ना इसके अंदर, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन में अगर बोल देगा हमें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, मान लो कुछ इस तरह से है, ठीक है, ठीक है, मान लो क्वेश्चन में ऐसा गिवन होता है और जो कॉइल है वो कुछ इस तरह से सर्कुलर, मतलब जो इसका प्लेन और इसका जो प्लेन है, ठीक है, वो कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके प्लेन के साथ 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो इसका एरिया वेक्टर होगा, ठीक है, कॉइल का एरिया वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के साथ 0 डिग्री बना रहे होंगे, मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, यही चीज़ है ना मैक्सिमम फ्लक्स। तो यहाँ से जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, बी ए, है ना, कोस 0 इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो बी ए आएगा। अच्छा, तो मैंने बोला था कि जो फ्लक्स के चेंज होने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और थीटा, तीनों चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि रेडियस इज डिक्रीजिंग, अब रेडियस घट रही है तो रेडियस घटेगा तो मतलब एरिया घटेगा, एरिया घटेगा तो फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ जनरेट होगा। तो यहाँ से इसको रेडियस के टर्म्स में चेंज कर लो, क्योंकि सर्कुलर कॉइल है तो इसका मतलब बी को क्या लिख, एरिया को क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर, है ना। अब क्या करो, डी फाइव बाई डी टी निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, इसका डी फाइव बाई डी टी करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2r dr बाई डी टी, यही हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है, हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, कितना है 10 की पावर -2, ठीक है, पाई को पाई लिख लो, ठीक है, 2 इंटू रेडियस एट 10 सेंटीमीटर में बोला है ना, 10 सेंटीमीटर को हम अब क्या करो आप मीटर में चेंज कर लो ना, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में इज इक्वल टू 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू, ठीक है, डी आर बाई डी टी हमें कितना है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो मतलब 1 इंटू 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 1 इंटू 10 टू द पावर, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड करता हूँ 10 की पावर -2, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो तो हमारा क्या आएगा, डी फाइव बाई डी टी आएगा, वही हमारा क्या है ईएमएफ, ठीक है। नेगेटिव अगर कोई भी वैल्यू आती है उसको पॉजिटिव लेके मानो, चलो ठीक है, तो हमारा ईएमएफ कुछ इस तरह से आ जाएगा, है ना, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है, रेडियस का फंक्शन है तो उसको पाई आर स्क्वायर कर दो, डेरिवेटिव कर लो, 2r dr बाई डी टी आएगा, सारे वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रेट यहाँ पे चाहे वो रेडियस घट रही है चाहे वो रेडियस बढ़ रही है, तो डी आर बाई डी टी जैसे इसमें घट रहा है तो नेगेटिव वैल्यू लेते हैं डी आर बाई डी टी के ना, तो यहाँ कुछ नेगेटिव आता है आंसर में, है ना। तो बस हमें ईएमएफ को बताना है, वैल्यू बताना है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बताना, ठीक है। अगर इंक्रीज़ भी कर रही होती रेडियस तो ही, मगर मान लो इसी रेट से इंक्रीज़ कर रही होती तो सेम आंसर आता हमारा, है ना। तो क्योंकि जो फ्लक्स है अगर चाहे उसको इंक्रीज़ कर दो चाहे डिक्रीज़ कर दो, ईएमएफ तो हमारा जनरेट होगा ही, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरह से क्वेश्चन में फिगर दे रखा है डायग्राम कि हमें एक स्क्वायर कॉइल दे रखी है, ठीक है, और 5 मीटर उसकी साइड है और बी इंक्रीज़ कर रहे हैं 1 टेस्ला टू 2 टेस्ला इन 5 सेकेंड। अच्छा, तो अब क्या था, पिछले केस में क्या था कि हम एरिया को चेंज कर रहे थे, अब क्या करना है हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर, और यहाँ देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब जो इसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 डिग्री बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ से समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो 0 है ना। तो कोई बोलेगा इसको 180 ले लो, ठीक है, 180 लोगे तो माइनस का साइन आएगा, कोस 180, है ना। तो माइनस साइन, क्योंकि ईएमएफ हम किसकी बात कर रहे हैं, ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो कोस 0 ले लो चाहे कोस 180 ले लो, एक ही बात है। पिछले केस में कोस 180 ले लो 0 ले लो, एक ही बात है, ठीक है, थीटा वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब तो यहाँ से क्या आएगा, फ्लक्स कितना आएगा हमारा बी ए, है ना, क्योंकि कोस 0 है या कोस 180 है, एक ही बात है। अच्छा, अब यहाँ से देखो, अब क्या है यहाँ पे बी चेंज हो रहा है 1 टेस्ला टू 2 टेस्ला, ठीक है। अच्छा, और हमारा क्या है 5 सेकंड के अंदर चेंज हो रहा है ना। तो फ्लक्स का मैंने एक फॉर्मूला और बताया आपको, ठीक है। तो जो ईएमएफ का फॉर्मूला आपको एक और बताया मैंने आपको क्या बताया, वो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, है ना।
तो ये क्या है, स्मॉल चेंज के लिए नहीं है, एक जो टाइम इंटरवल दिया होता है तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना। तो डेल्टा फाई निकालना है हमने, है ना। तो हमारा फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 1 से 2 टेस्ला चेंज हो रही है ना। तो डेल्टा फाई को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा बी इंटू एरिया, क्योंकि एरिया तो कांस्टेंट ही है, और अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा बी कितना आया, 1 से 2 टेस्ला है तो कितना चेंज आया, 1 टेस्ला का चेंज आया, तो 1 टेस्ला इंटू एरिया। एरिया कितना है हमारा 5 मीटर इंटू 5 मीटर, कितना आएगा ऐसे यूनिट में 25 मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय में डेल्टा टी। डेल्टा टाइम कितना चेंज है हमारा, 0 सेकेंड से 5 सेकेंड तक, है ना। तो मतलब 5 सेकेंड का चेंज है, तो 5 से 5 कैंसिल। तो इसका मतलब जो हमारा EMF आया है वो कितना आया है, 5 वोल्ट। ठीक है, तो जो हमारा EMF आया है वो कितना आया, 5 वोल्ट। इसके बाद ये हम प्रॉब्लम देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या गिवन है, हमें एक सोलेनोइड गिवन है, ठीक है। और सोलेनोइड का डायमेंशन दे रखे हैं हमें, ठीक है। रेडियस दे रखा है, लेंथ दे रखा है, और नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं। ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं है। कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर। मतलब जो सोलेनोइड की रेडियस है उससे भी कम रेडियस है इसकी, देखो, है ना। वो सेंटर लाई ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। तो केस कैसा है, तो कुछ हमें कुछ इस तरह से गिवन है, ठीक है, कि एक सोलेनोइड है हमारा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या है केस में, हमें यहाँ पे क्या कर दिया, एक दूसरी कोयल है, ठीक है। तो दूसरी कोयल अगर मान लो कुछ इस तरह से है हमारी, वो जो इसका जो रेडियस है, ठीक है, उसके रेडियस से इस कोयल की रेडियस कम है, ठीक है। तो मैं छोटी कोयल बना देता हूँ, फिर से बना देता हूँ। मतलब कुछ इस तरह से कोयल है हमारी ना, और क्या बोला है वो, एक क्या है, एक्सिस पे है ना, सेम एक्सिस पे लाई कर रही है। तो अब हमें बताना है कि इस जो कोयल है इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है इस कोयल में से। अच्छा, तो इस कोयल से मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं, फाई, उससे निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें से पास हो रहा है, इनटू इसका एरिया, है ना। अब क्या हो रहा है, क्योंकि जो ये सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस तरह से होगी, हमें पता है। और सोलेनोइड के सेंटर में और जस्ट इसके आउटसाइड क्या होगी, ये पैरेलल होती है ना। तो इसका मतलब केस कैसा बनेगा कि जैसे ये कोयल है, स्मॉल वाली कोयल, उसमें से कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है ना। तो इसी में से तो फ्लक्स निकालना है हमें। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो कितना आएगा, cos 0 आएगा, cos 0 1 होता है, तो ये फ्लक्स कितना आएगा, B इंटू ए, है ना। अच्छा, एरिया तो इसका पता लग गया, स्मॉल कोयल का कितना 0.5 सेंटीमीटर है, तो इसको पाई आर स्क्वायर कर दो, यहाँ से तो एरिया निकल जाएगा हमारा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा, पाई आर की वैल्यू कितनी है, 0.5, मतलब हाफ सेंटीमीटर। हाफ सेंटीमीटर मीटर में करोगे तो 100 से डिवाइड भी करोगे, है ना। तो ये तो आया हमारा ऐसा यूनिट के अंदर इसका एरिया स्मॉल कोयल का। अच्छा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, जो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है जो इससे पास हो रही है, वो क्या होगी, हम क्या करेंगे, जो सोलेनोइड है इसके सेंटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, मतलब ये जो इसके इनसाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, ठीक है, वो देख लेंगे, वो कितनी होती है, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू आई, ठीक है, ये चीज़ हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ से निकालते हैं, तो म्यू नोट को क्या लिख सकते हो आप, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 लिख सकते हो, है ना। अब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैसे निकालोगे, क्योंकि हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 300, और पर यूनिट लेंथ, और लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर गिवन है। तो 50 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करोगे तो 50 को 100 से डिवाइड करोगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 2 से कैंसिल होगा तो मतलब 600 आएगा। तो हमारा स्मॉल एन आया, ये स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 600 आया, तो एन की जगह 600 पुट कर दो, ठीक है। और अब करंट कितना हमारा 1 एम्पियर है, तो ये 1 आया, ठीक है। मतलब इस रेडियस का कोई रोल नहीं है, बड़े वाले सोलेनोइड का रेडियस का कोई रोल नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए वो। तो यहाँ से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, 4 पाई इंटू 600 इंटू 10⁻⁻7, कुछ इस तरह से। और यहाँ से हमारा एरिया भी निकल के आ गया, है ना। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, कितना, तो यहाँ पर फ्लक्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और एरिया की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो हमारा जो फाइनली चेक करोगे, आपका जो हमारा फ्लक्स निकल के आएगा वो यहाँ से वो निकल के आएगा, आप चेक कर लेना, 6 पाई इंटू 10⁻⁻9 वेबर, ठीक है, ये निकल के आएगा ऐसे यूनिट के अंदर,
ठीक है। तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी ये। क्या था इसके अंदर, हमें एक स्मॉल कॉइल दे रखी थी जिससे हमें फ्लक्स निकालना था। तो उस कॉइल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है जो पास हो रही है उस एरिया से, उसका सोर्स क्या है उस मैग्नेटिक फील्ड का, ये सोलेनोइड। तो हमें सोलेनोइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो बस वही कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमने निकाल लिया। ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पते थे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकाल लिया, है ना। इसके बाद तो अब हम लेंस लो देखते हैं। ठीक है, लेंस लो है क्या चीज़। तो लेंस लो की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, लेंस लो की ज़रूरत पड़ी हमें डायरेक्शंस को बताने के लिए, कि जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन बताने के लिए। क्यों, कि हमने इंड्यूस वोल्टेज की बात की, इंड्यूस ईएमएफ की बात की, ठीक है अभी तक। तो अगर हमने इंड्यूस ईएमएफ की बात की, तब इंड्यूस ईएमएफ के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, इंड्यूस करंट भी होगा कोयल से। तो उस करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या है ना। तो हम अगर हम फॉर्मूला देखें ईएमएफ का, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था d∅dt, है ना। और मैंने बोला था कि वहाँ माइनस साइन यूज़ करते हैं, है ना। तो माइनस साइन क्यों यूज़ करते हैं, अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूँ लेंस लॉ की, वो क्या है, वो यही है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द सर्किट इज सच दैट एज टू अपोज द कोज दैट प्रोड्यूस इट, है ना। कि मतलब जो भी हमारी डायरेक्शन होगी किसकी, इंड्यूस ईएमएफ की, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट की, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी, है ना, वो किस तरह से होगी, वो इस तरह से होगी ताकि वो अपोज करे किसको, ठीक है, अपोज करे उसके कोज को। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है मेन। ठीक है, जो मैंने लिखा है वही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है या इंड्यूस करंट है, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है, कि उसके कारण जो भी कोज है वो अपोज होना चाहिए हमारा। ठीक है, मतलब कि हमारा जो भी कोज है फ्लक्स का, फ्लक्स, क्योंकि हमारा एक्चुअली में होता क्या है, जो फ्लक्स होता है उसके कोज की कौन कौन से होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और थीटा, ये तीन ही कोज होते हैं। क्या, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा घटेगा, एरिया बढ़ेगा घटेगा, थीटा बढ़ेगा घटेगा, है ना। तो इनमें से कोई भी चेंज हुआ, मान लो जैसे एरिया बढ़ रहा है हमारा, है ना, तो वो कोज क्या है, एरिया बढ़ना, है ना। तो अब उस कोज को अपोज करने का मतलब एरिया को घटाना है ना। तो एरिया को घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया घटेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट देखेंगे हम, है ना, कि किस करंट और ईएमएफ पे हमें क्या लगेगा कि एरिया घट रहा है। हाँ, या जैसे मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा बढ़ रहा है, तो हमें अपोज का मतलब मैग्नेटिक फील्ड को घटाना है, तो हमारा इंड्यूस करंट और ईएमएफ की डायरेक्शन बता देगा कि किस ईएमएफ किस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उसके कॉरस्पॉन्डिंग घट रहा है। ठीक है, तो मतलब जो भी कोज होगा इन दिनों में से उसी कोज को अपोज कर देगा इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट। ठीक है, तो एक्चुअली के अंदर ये क्या है, ये चीज़ हमें ये स्टेटमेंट क्यों लानी पड़ी है, एक्चुअली में इसका रीज़न क्या है। ठीक है, ये जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ये चीज़ हमारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को फॉलो ना करूं, ठीक है, तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो वायलेट होता है। वो चीज़ भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से किस तरह से जो लेंस लो है कंजर्वेशन एनर्जी को डिफाइन करता है। ठीक है, इस कोज को अपोज करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर ये इस कोज को अगर हमने अपोज नहीं किया, इसको सपोर्ट किया, तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो जाएगा। ठीक है, वो चीज़ समझेंगे हम। ठीक है, तो यार नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस यही है कि जो भी एक कॉज था फाई का चेंज, उसको नेगेटिव करना पड़ेगा, तभी हमारा क्या होगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है, यही चीज़ है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, तो अब इसको काफ़ी अच्छे से समझोगे कि कोज को किस तरह से अपोज करके हमें क्या करना है, इंड्यूस ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन देखनी है। ठीक है, तो अगर मान लो कि हमारे पास में एक क्या है, कोयल है, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या लेके गया, एक बार मैग्नेट लेके गया इसकी तरह से नॉर्थ साउथ पोल। ठीक है, अच्छा, इसकी कुछ डिस्टेंस है डी। ठीक है, इन दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस है डी। अच्छा, अब क्या हुआ, मैंने इसको स्टेशनरी रखा, मतलब इसकी वेलोसिटी को रख दिया मैंने 0, है ना। तो अब बताओ कि इसमें से जो फ्लक्स होगा तो किस तरह से पास हो रहा होगा, क्योंकि जो ये बार मैग्नेट है उससे मैग्नेटिक फील्ड पास होती है, किस तरह से होती है, कुछ इस तरह से, और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब क्या है, मेरा बार मैग्नेट स्टेशनरी है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस गिवन एरिया, जो रेड कलर के अंदर है उसमें से कितना है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कांस्टेंट है, क्योंकि बार मैग्नेट ही मूव नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कांस्टेंट मतलब फ्लक्स कांस्टेंट, एरिया तो कांस्टेंट है ही उसका, तो फ्लक्स कांस्टेंट है, इसका मतलब d∅dt कितना आएगा, 0। इसका मतलब ईएमएफ हमारा कितना आ रहा है, 0, और इसका मतलब करंट हमारा कितना आ रहा है, कॉइल से 0।
ये चीज़ आ गई समझ में। ई एम एफ इज वोल्टेज इज इक्वल टू आई करंट इज इक्वल टू वी अपॉन आर, है ना, ई एम एफ अपॉन आर रजिस्टेंस से, है ना। तो वहाँ से देखा करंट जीरो आ रहा है इस कॉइल से, अगर वोल्टेज जीरो होगा, है ना। तो ये चीज़ आगे बात समझ में। अब इस केस में जब हम, क्योंकि यहाँ पे क्या था, रिलेटिव मोशन की बात हुई, वही जो मैंने बताई भी थी ये चीज़ कि रिलेटिव मोशन यहाँ पे कॉइल का और मैग्नेट का नहीं हो रहा था। रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, करंट जनरेट नहीं होगा, ठीक है। अब हम कंसिडर करते हैं सेकेंड केस, ठीक है। तो सेकेंड केस में हम क्या करते हैं, सेकेंड केस में अब हम उस बार मैग्नेट को मूव करवाते हैं, ठीक है। तो आप देखना, जैसे ये बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ पोल का, अब डी डिस्टेंस नहीं है, अब मूव करवाया तो डी डिस्टेंस कम होगी ना, डी डैश लेस देन डी, इस तरह सोच लो। अब नॉर्थ पोल पास आया, ठीक है। तो अब बताओ मेरे को कि इसमें से करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो मैंने चीज़ बताई थी कि जो भी कोज होगा उस कोज को अपोज कर दो, ठीक है। ये कोयल क्या करेगी, जो भी कोज होगा उसको अपोज करेगी। अच्छा, मैं इसको अगर पास लेके आऊँगा तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा इस कोयल के अंदर। इस कोयल में अगर फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है, वो फ्लक्स किसके कारण बढ़ रहा है एक्चुअली के अंदर, जो फ्लक्स का रीजन क्या है, यहाँ से फ्लक्स की तीन क्वांटिटी है, बी, ए और थीटा। तो किसके कारण बढ़ रहा है, बी के कारण बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है ना। तो इसको पास लेके आएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है ना। अच्छा, तो अब इस कोयल को क्या करना पड़ेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को घटाना पड़ेगा। तो ये तो लेंस लॉ बोलता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को घटा दो। तो और मैग्नेटिक फील्ड को ये कोयल कैसे घटा सकता है, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड को, इस बी को ये अपोज कैसे करेगा, इस डायरेक्शन में अपोज करेगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में कुछ बी डैश लगाएगा तभी तो ये बी घटेगा, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन के अंदर बी डैश लगा रहा है तो किस तरह से लग सकता है, वो लग सकता है इसका, अगर इस करंट के अंदर करंट कैरिंग जो कोयल है उसमें से कुछ करंट पास हो तो किस डायरेक्शन में, अगर मान लो ये कोयल है, ठीक है, और ये चीज़ आपको पता भी है मैग्नेटोस्टैटिक में, अगर इस कोयल से इस डायरेक्शन के अंदर करंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगी, कुछ कोयल से ये डायरेक्शन होगी राइट हैंड रूल से। तो डेफिनेटली इस कॉइल को ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऊपर वाली साइड में जनरेट करने के लिए करंट इस तरह से फ्लो करना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें से कुछ इस तरह से अगर करंट फ्लो होगा तब ये मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट करेगा, और जो इस वाली मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, अपोज करेगा, है ना। तो इसका मतलब हमारी कॉइल का जो करंट होगा कुछ इस तरह से होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। सिमिलरली अगर हम इसका रिवर्स इफेक्ट सोचें कि इस बार मैग्नेट को अगर मैं मान लो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाऊँ तो अब क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाया तो इसका मतलब क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स घटेगा, और फ्लक्स घटेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से क्या हो रही है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ घटी, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ घटेगी, इसमें से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है वो घटेगी। तो ये कोयल क्या करना चाहेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश इस डायरेक्शन के अंदर, है ना। तो बढ़ाने के लिए करंट इसके अंदर कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे हो सकती है, जब इसमें से क्या हो, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर से करंट फ्लो हो ना। तो इसका मतलब अब इस बार मैग्नेट को मैं दोबारा बना देता हूँ। हमारा जो केस था वो कुछ इस तरह से है कि हमारी कॉइल है और ये नॉर्थ साउथ पोल का बार मैग्नेट है। अब इस बार मैग्नेट को मैं यहाँ से दूर लेके जा रहा हूँ, तब क्या होगा, जो हमारा जो करंट का डायरेक्शन होगा वो अब हमारा क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, कुछ इस तरह से होगा। ऐसा क्यों, दोबारा बता देता हूँ ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अब हमारा बार मैग्नेट दूर जा रहा है तो इसका मतलब फ्लक्स हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स घट रहा है। किसके कारण घट रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसके से पास हो रही है वो घट रही है ना। इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में पास हो रही थी वो घट रही है। अब इस अगर ये इसका स्ट्रेंथ घट रहा है तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लेनी पड़ेगी। तो इस कोयल में से बी डैश इस डायरेक्शन के अंदर देना पड़ेगा, है ना। तो इस डायरेक्शन में अगर बी डैश किस केस में हो सकता है, आप देख लो, अगर इसमें कोई कोयल है उसमें से अगर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, इसका मतलब इस कोयल से करंट कैसा फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वो कर रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसका मतलब इस कोयल से क्या होगा, क्लॉकवाइज करंट मूव करेगा, होगा, फ्लो करेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया हमने फ्लक्स से बताया, ठीक है। क्या हम अट्रैक्शन और रिपल्शन वाले कॉन्सेप्ट को लेंस लॉ में यूज़ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। देखो मैं अब इसको अट्रैक्शन और रिपल्शन वाले कॉन्सेप्ट से बताता हूँ और सेम आंसर आएगा हमारा, ठीक है। किस तरह से, देखो जैसे हमारा ये दो कॉइल है, ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या किया, साउथ और नॉर्थ पोल है हमारा, ठीक है, और साउथ और नॉर्थ पोल है। एक बार इसको पास लेके आए और एक बार इसको दूर लेके गए, है ना। अच्छा, अब होगा क्या, आपको पता होगा कि जो हमारी कॉइल होती है, ठीक है, अगर उस कॉइल में से कुछ हमारा,
ठीक है, ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट भी है। अगर हमारा अपर व्यू देखूँ मैं इसका, ठीक है, अगर इस कोयल में से हमारा क्या होगा, इस तरह से करंट फ्लो हो हमारा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम कुछ इस तरह से भी शो करते थे, याद होगा आपको, ठीक है, इस तरह से बनाते थे कि एंटी क्लॉकवाइज करंट डायरेक्शन है तो इसका मतलब ये नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, है ना। और हम अगर हमारा क्या है यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है तो इसका मतलब ये साउथ पोल की तरह काम करेगा। राइट हैंड रूल लगा के भी देख सकते हो ये चीज़, है ना, कि एक कोयल होता है बार मैग्नेट की तरह काम करता है ना। तो ये बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो अब डेफिनेटली अगर ये साउथ नॉर्थ पोल है, ठीक है, अगर ये पास आने की कोशिश करेगा तो नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो इस ये कोयल क्या करेगा, इसको अपोज करना चाहेगा, क्योंकि इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसको अपोज करना चाहेगा, है ना, क्योंकि कोई भी एक्शन को ये क्या करेगा, अपोज करेगा ये कोयल, है ना। तो इसके अंदर ये अपोज कब कर सकता है कि इसका अपर पॉइंट नॉर्थ हो और नीचे वाला साउथ हो, है ना, कि ऊपर से क्योंकि कोयल का ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ हो नीचे वाला साउथ हो, तभी तो इसको अपोज करेगा, नॉर्थ नॉर्थ अपोज करेंगे, है ना, रिपल करेंगे। तो नॉर्थ साउथ किस केस में बन सकता है कि ऊपर वाला पॉइंट नॉर्थ हो अपर व्यू से, तो नॉर्थ देखें तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसमें से जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, है ना। इसमें से ये फ्लो होगी, ऊपर वाला व्यू नॉर्थ बनेगा, तब इसको रिपेल करेगा। वही आंसर आ रहा है, कितना सिंपल से। अच्छा, अब ये दूर जा रहा है, यहाँ से दूर जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, सॉरी, ठीक है। तो अभी दूर जा रहा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, अगर दूर जा रहा है तो दूर नहीं जाने देगा, इसको अट्रैक्ट करेगा ना। तो अट्रैक्शन करेगा, तो ये जो है ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो अट्रैक्ट कैसे कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करने वाला पोल कौन सा होगा, यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट होगा, और साउथ पोल का डायरेक्शन क्या होगा करंट का, ये डायरेक्शन होगा, है ना। तो अब देखो ये कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसका बेसिक जो है वो वही है, अपोज करना, जो लेंस लो का है, ठीक है। चाहे फ्लक्स को अपोज कर दो या फोर्सेस को अपोज कर दो, बात एक ही है, ठीक है। ठीक है, जो हमने पिछला कॉन्सेप्ट देखा है अभी जिसमें हम फ्लक्स को कर रहे थे वो हमारा ज़्यादा यूज होगा, ये बस क्या बार मैग्नेट के केस में हमने जो इसको यूज़ कर लिया, ठीक है। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक चीज़ है वो देखते हैं कि ऐसा इसमें एक दो चीज़ और है कि वो हम समझने की कोशिश करते हैं इसके अंदर, ठीक है। कि अगर मान लो हमारे पास में, ठीक है, जो बार मैग्नेट है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या किया था, मैंने इसको इधर मूव करवाया, ठीक है। अब तक हमने क्या किया था, कोयल को फिक्स कर रखा था, एक चीज़ बताना भूल गया, कोयल को फिक्स कर रखा था, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, कोयल को क्या करता हूँ, फिक्स नहीं करता हूँ, कोयल को क्या करता हूँ, उस फिक्स जो मैं फिक्स कर रखा था, कुछ फोर्स लगा रखा था, उसको मैं हटा दिया वहाँ से, कोर्स कोयल को कर दिया मैंने, फ्री छोड़ दिया, है ना, फ्री कर दिया, है ना। अब मैं इस बार मैग्नेट को नीचे लेके आऊँगा तो इस कोयल के साथ क्या होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली सी बात है, ठीक है, कि यहाँ तो मैंने ये चीज़ बोल दी कि यहाँ तो नॉर्थ पोल जनरेट होगा, यहाँ साउथ होगा, जस्ट कि इसको रिपेल कर देगा, है ना। तो क्या मैं इसको इतनी वेलोसिटी से अगर मान लो मूव करवाऊँ मैं इसको, ठीक है, तो इतनी वेलोसिटी से मूव करवाऊँ कि क्योंकि अब इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, और मान लो इस रिपल्शन फोर्स से ये वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये कोयल क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, है ना। इसका मतलब कि अगर रेस्ट फ्रेम के साथ में अगर ये जो भी रिलेटिव वेलोसिटी होगा इसका, ठीक है, तो ये कोयल टेंड करेगा उस रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में मूव करने की। आई बात समझ में, कि अगर ये रेस्ट में है, अगर ये इधर मूव करेगा, ठीक है, तो कोयल भी क्या करेगा, अगर फ्री कर देंगे तो इधर मूव करेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो, जस्ट इसका रिवर्स इफेक्ट जो हमने लिया था, क्या लिया था, ये लिया था, अगर इधर मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब अब मैं इसको क्या किया, फ्री छोड़ दिया, इसको फ्री छोड़ने से क्या किधर मूव करना करेगा, जब ये इधर मूव कर रहा है तो ये भी इधर मूव करेगा, देखो यही होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, और ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ये अट्रैक्शन करेगा तो इधर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, और ये यहाँ पर रिपल करेगा तो ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, जो रिलेटिव मोशन होगा वो जो कोयल का जो मोशन होगा वो टेंड करेगा, जो हमने कॉजिंग जो हमारा एक्शन होगा, जो कॉजिंग होगा उसका जो वेलोसिटी होगा उसकी डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा समझ रहा हूँ। हम क्या करते हैं, जो इंड्यूस करंट आ रहा है हमारा, ठीक है, उसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फेराडे लॉ था वो हमें क्या बोल रहा था कि हमारा जो ईएमएफ जनरेट होगा वो कितना होता है, d∅dt, है ना, यही चीज़ है। अच्छा, तो हम लेंस लॉ की बात कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव d∅dt, है ना।
तो ये हमारा ओरिजिनल जो मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन होगा वो यही होगा -d∅/dt, है ना। तो ईएमएफ को हम क्या है, वोल्टेज के तो इक्विवेलेंट करवाते हैं, है ना। वोल्टेज और ईएमएफ एक ही चीज़ है। तो हमारा यहाँ से क्या आएगा, करंट कितना आएगा इंड्यूस, जिसको हम अगर हम इंड्यूस करंट बोलें इसको आई इंड्यूस, ठीक है। तो हमारा कितना आएगा, वो आएगा हमारा ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस आर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, जैसे मान लो हमारा कोयल है, तो कोयल कुछ मटेरियल का बना होगा, है ना। तो डेफिनेटली उस मटेरियल का मान लो वो अगर प्योरली कंडक्टिंग है तो उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, अदरवाइज उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा अगर कुछ दूसरे मेटल की बनी है, ठीक है। तो यहाँ से उसका रेजिस्टेंस कोयल का आर मान लो, ठीक है। तो उस कोयल में से करंट आई इंड्यूस हो रहा है, तो अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग ईएमएफ ई जनरेट हो रहा है तो करंट कितना जनरेट होगा, ई अपॉन आर, है ना। तो ई की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ कितना होगा -d∅/dt डिवाइडेड बाई में आर, ये हमारा ईएमएफ होगा। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से सिमिलरली देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस करंट है तो डेफिनेटली इंड्यूस चार्ज भी होगा, तो हम चार्ज इंड्यूस भी निकाल सकते हैं। तो आई को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई है उसको हम क्या लिख सकते हैं, dq/dt, है ना। तो इसका मतलब हम dq को क्या लिख सकते हैं, i इंटू dt, ठीक है। तो यहाँ से हमारा dq कितना आ जाएगा, ठीक है, स्मॉल चेंज इन चार्ज, ठीक है। तो वो वही तो होगा करंट इनटू स्मॉल चेंज इन टाइम, ठीक है। तो डी क्यू हमारे यहाँ से कितना आएगा, डी टी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -d∅/r, ठीक है। ये चीज़ आएगी हमारा, डी क्यू इतना आएगा, ठीक है, -d∅/r, ठीक है। अगर हम डेल्टा की टर्म्स में बात करें तो भी हम बता सकते हैं कि -ϕ1 - ϕ2, ठीक है, जो भी फ्लक्स का चेंज होगा अपॉन आर। इसका मतलब जो हमारा चार्ज है, इंड्यूस चार्ज है, वो देखो यहाँ पे टाइम की क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट है। एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि जो हमारा करंट है वो टाइम की क्वांटिटी से डिपेंडेंट था, लेकिन जो हमारा चार्ज है, अगर हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो हमारा जो चार्ज है, वो जो इंड्यूस चार्ज आएगा वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आएगा, ठीक है। ओनली फ्लक्स के साथ वेरिएशन करेगा वो, ठीक है। हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आएगा चार्ज इंड्यूस हमारा, ठीक है, मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। तो किसी क्वेश्चन में मान लो पूछ ले कि चार्ज हमारा स्पीड डिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा, और हमारा करंट है स्पीड डिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ पूछ ले, तो कैसे बताओगे वो, ठीक है। तो वो वही यही कॉन्सेप्ट लगाओगे टाइम डिपेंडेंट वाला, कि यहाँ पे क्योंकि करंट के अंदर टाइम डिपेंडेंसी है, तो इसका मतलब करंट हमारा वेलोसिटी डिपेंडेंट होगा, और लेकिन चार्ज होगा हमारा वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। जिस तरह से जैसे कोयल है, कोयल में से अगर नॉर्थ साउथ पोल है, ठीक है, अगर मैं लेके आऊँ इसको, तो हमारा जो वेलोसिटी होगा v इसके डिपेंडेंट होगा एक प्रकार से, ठीक है। डिपेंडेंट मतलब इस अगर मैं वेलोसिटी को इंक्रीज़ करूँ या डिक्रीज़ करूँ तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेगा, डेफिनेटली इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस घटेगी बढ़ेगी, है ना। तो वेलोसिटी डिपेंडेंट है हमारा करंट, लेकिन जो हमारा क्यू है, अगर इंड्यूस चार्ज है हमारा, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। अब वेलोसिटी चेंज करते रहो, कम ज़्यादा करते रहो, लेकिन चार्ज हमारा इंड्यूस क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ये चीज़ नोटिस करना आप एक तो। अब अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें, तो इस प्रॉब्लम में हमें पूछा गया कि ए मैग्नेट इज़ अलाउड टू ड्रॉप थ्रू ए कंडक्टिंग लूप शो द वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ फॉलिंग मैग्नेट एज इट पासिस थ्रू द लूप, ठीक है। तो ये तो सॉल्यूशन पार्ट है एक्चुअली, के अंदर नीचे वाला पार्ट है वो सॉल्यूशन पार्ट है, ठीक है। तो जो ऊपर क्वेश्चन है ओनली स्टेटमेंट है, ठीक है। तो सॉल्यूशन पार्ट मैंने इसलिए लगा दिया इसके अंदर ताकि आप समझो, पिक्चराइज करो इसको, समझो कि किस तरह से हमारा अगर बार मैग्नेटिक लूप से पास हो रहा होगा तो किस तरह से। तो मैंने पहले तो पार्ट तो आपको बता ही दिया है ना, नॉर्थ साउथ पोल का है, और अगर यहाँ पे ओनली क्या है, कोयल है, और ये वेलोसिटी 0 है, तो इसमें से क्या होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, है ना। ये जो कोयल है इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और ये इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट नहीं होगा कोयल में, है ना, ओनली इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये जितना एक्सेलरेशन से नीचे आना था, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है इन जनरल, ठीक है, अर्थ के मैग्नेटिक एक्सेलरेशन के सॉरी, ठीक है, अर्थ के ग्रेविटी के कारण कितना एक्सेलरेशन लगेगा उसके ऊपर, जी लग रहा है ना। तो स्टार्टिंग में इसके ऊपर कितना लग रहा है, जी ही लगेगा, ठीक है। तो इस बार मैग्नेट पे स्टार्टिंग के अंदर क्या हुआ, जी ही एक्सेलरेशन था, ठीक है। अब क्या हुआ इस केस में देखो,
अब क्या हुआ, जैसे से ये पास आया वी वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। इसको, ये तो क्या था जब उस हमने इसको रिलीज़ किया वो कंडीशन थी। अब जैसे ये इसको रिलीज़ किया तो ये वेलोसिटी वी से मूव करना स्टार्ट किया। तो अब जैसे इनिशियल जैसे ही वेलोसिटी वी गेन किया इसने, जैसे ये पास आया इस कोयल के, तो यहाँ से क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये क्या करेगा, नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। ये नॉर्थ पोल है उसको अपोज करेगा, ठीक है। तो जितने एक्सेलरेशन से नीचे आना चाहिए था उतने एक्सेलरेशन से नहीं आएगा, क्योंकि अपोज करेगा मतलब इसको फोर्स लगाएगा, है ना, अगर ये हमारा स्टेशनरी कोयल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे जी डैश कर लो उसको, तो इसका मतलब जी डैश इज़ लेस देन जी, ठीक है। आई बात समझ में। अब क्या है यहाँ पे देखो, इस केस के अंदर, इस कोई केस में क्या है, ये बिल्कुल मिडल में आ गया, ठीक है। अब मिडल में आ गया तो इसका मतलब क्या, मिडल में आ गया तो इसमें नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। कि जो नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस अगर हम देखें इसकी इस तरह से, तो अब देखो ये नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस यहाँ पे फिर से क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और यहाँ फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब ईएमएफ कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। और करंट कितना हो गया, जीरो हो गया। अच्छा, करंट जीरो हो गया इसमें से, तो डेफिनेटली यहाँ से जो कोयल है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड जो कोयल जनरेट कर रही है वो जीरो है, ठीक है। फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो है कोयल के कारण, तो ओनली इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का लग रहा है। तो यहाँ पे अगेन इसका जो एक्सीलरेशन हो जाएगा, सी जो मेरा केस है उसके अंदर जो अगेन इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो, जो सॉरी जी हो जाएगा, है ना। इस पर कोई अपोजिशन फोर्स नहीं लग रहा। अब देखो ये क्वेश्चन भी बन सकता है ऐसा, ठीक है, जो मैंने फोर्थ पार्ट के अंदर दिखाया है कि अगर ये नीचे इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, नीचे जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, इसके बगल में कौन सा साउथ पोल है, तो ये जो कोयल है, कोयल के नीचे वाली साइड में क्या कौन सा पोल बनना चाहिए, नॉर्थ पोल, और ऊपर की साइड में साउथ पोल, ताकि जो ये बार मैग्नेट नीचे जा रहा है ये वाला साउथ, ये इसको क्या करे, अट्रैक्ट करे, क्योंकि ये दूर जा रहा है, रिलेटिव मोशन कर रहा है दूर जाने, और ये दूर नहीं जाने देगी कोयल, उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, है ना। अट्रैक्ट करेगी मतलब यहाँ नॉर्थ पोल बनना चाहिए, साउथ पोल बनना चाहिए, ऊपर साउथ पोल बनना चाहिए, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होनी चाहिए। तो यहाँ करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और यहाँ डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखो जैसे कोयल ने जैसे ही ये बार मैग्नेट इसको पास करेगा तो इसमें करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, देखो ये चीज़ भी नोटिस करो। तो इस क्वेश्चन में आपको करंट की डायरेक्शन भी पूछ सकता, करंट का वेरिएशन भी पूछ सकता था। जैसे यहाँ पे एक्सीलरेशन का वेरिएशन पूछा है, तो करंट का वेरिएशन कैसे होगा वो भी बना के देख लेते हैं अपने, ठीक है। तो करंट का वेरिएशन बना के भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर इनिशियल केस में देखो तो करंट जीरो है, फिर क्या हुआ, यहाँ से एक ऐसी कंडीशन आएगी जब धीरे धीरे क्या करंट इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा ना, जैसे जैसे पास आएगा फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से करंट जीरो आएगा कुछ इस तरह से, फिर क्या हुआ, ये नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर करंट अपोज कर गया, तो पोलैरिटी क्या होगी, जस्ट इसकी चेंज होगी। मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज को रेफरेंस पॉजिटिव लिया था, तो आप नेगेटिव भी ले सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। इसका मतलब ये शो करने का मतलब ये हुआ पोलैरिटी जस्ट क्या हुआ, करंट की चेंज हो रही है कुछ इस तरह से, है ना, एसी वेरिएशन दिखेगा हमें, है ना। तो वो चीज़ मैंने करंट के लिए बता दी, लेकिन हमें क्वेश्चन में किसके लिए पूछी है, एक्सीलरेशन के लिए, तो एक्सीलरेशन के लिए भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक्सीलरेशन के लिए अगर हम वेरिएशन देखें कैसा होगा, ये एक्सीलरेशन का वेरिएशन है टाइम के साथ में कैसा होगा, ठीक है। अच्छा, इस केस में देखो, इस केस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन होगा तो करंट इस तरह से जनरेट होगा। तो अगेन यहाँ पे जो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इनिशियली क्या होगा, ये भी धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे जो ग्रेविटी है, जो फोर्स लग रहा था ग्रेविटी का, ठीक है, वो इसको क्या करे, धीरे धीरे अट्रैक्ट करेगा ना, इसको अट्रैक्ट करेगा। अब जैसे जैसे ये जितना दूर जाएगा उतना अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो क्या होगा, उसके बाद में ये फिर से क्या करेगा, इसका एक्सेलरेशन धीरे धीरे जी डैश हो जाएगा, और वो मतलब जो जी डैश है यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज़ नोटिस करना आप कि ये जो जी डैश है, ठीक है, ये स्टार्टिंग में तो जी डैश क्या है, जी से कम है, ठीक है। अब धीरे धीरे ये नीचे मूव करेगा, और जब ये इसका और इसका कांटेक्ट चला जाएगा यहाँ से, मतलब उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं रहेगा, तो अगेन ये एक जी डैश क्या कर लेगा, जी को गेन कर लेगा, है ना। तो इसका मतलब ये प्रोसेस हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक्सीलरेशन, इस चीज़ को मैं दोबारा से बना देता हूँ। ये हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो हमारा स्टार्ट हुआ, अगर मैं इसकी वैल्यू जी लूँ और इसकी वैल्यू टाइम की वैल्यू लूँ, टाइम इज इक्वल टू जीरो पे हमारा क्या था, जी था, है ना। अगर इसको एक्सीलरेशन लो, ए एक्स एक्सिस का एक्सीलरेशन था ना, तो एक्सीलरेशन हमारा पहले क्या था, जी था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, एक्सीलरेशन जब इधर आया तो फोर्स लग रहा था, तो एक्सीलरेशन घट गया, जी डैश हो गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, घटा, जी डैश तक आया, है ना। अच्छा, तो अब ये जो वेरिएशन है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये घटा, अब घटने के बाद में क्या हुआ, ये फिर से यहाँ पे जी आ गया, बढ़ गया, है ना, ये बढ़ गया, जी के बराबर हो गया, ठीक है। और फिर उससे बाद में क्या हुआ, ये घटा, है ना, ये इधर आएगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, फिर से घटा, और घटने के बाद में एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कॉन्टैक्ट उनका चला जाएगा और फिर इससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो वेरिएशन देखो कुछ इस तरह से है, मतलब इसका जो पीक है ये वाला, ये पॉइंट जी पे है, ठीक है। तो इसको मैं अगर फिर से बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से बना सकता हूँ,
तो अगर मैं फिर से बनाना चाहूँ इसको तो कुछ इस तरह से बना सकता हूँ कि इसका जो वेरिएशन होगा, अगर ये जी वाला पॉइंट है तो ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये हमारा टाइम के साथ जी का वेरिएशन है ना। इसको पॉइंट को जी डैश बोल दो, चाहे एक ही बात है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या पूछा गया है, हमें करंट की डायरेक्शन पूछी है कॉइल से कि हम अगर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। तो देखो सिंपल लेंस लो लगाना है हमें, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँ, मैग्नेटिक फील्ड जो हमें गिवन है, ठीक है, इसको मैं इंक्रीज़ कर दूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको फील्ड को इंक्रीज़ कर दूँ, फील्ड को इंक्रीज़ करने का मतलब अगर मैं शो करना चाहूँ कैसे इंक्रीज़ कर दूँ, मतलब इसका मतलब जो इनका स्पेस है, जो ये दिख रहा है स्पेस, उसको घटा दूँ, है ना। इसको इस तरह से भी शो कर सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड मैंने इंक्रीज़ कर दी, कुछ इस तरह से कर दी, है ना। तो ये चीज़ है। तो अच्छा, मैं मैग्नेटिक फील्ड को अगर इंक्रीज़ कर दूँ यहाँ से तो क्या होगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ कर दूँ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, इस एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, है ना। तो फ्लक्स के इंक्रीज़ करने का कारण क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ कर लेगी ना। तो लेंस लॉ हमें क्या बताता है, इस मैग्नेटिक फील्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड घट कैसे सकती है, पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, इनसाइड द पेज। तो ये इनसाइड द पेज वाली डायरेक्शन को हम घटा के सकते हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड लगाएं। और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब अपर साइड में, है ना। तो इसके अपर साइड में एक मैग्नेटिक फील्ड अज्यूम करो जो इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, घटा देगी। तो इस डायरेक्शन के अंदर अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो तो हमारी कॉइल से कौन सा करंट, कैसा करंट पास होना चाहिए, देखो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की साइड में हो तो करंट कैसा पास होना चाहिए, हमारा एंटी क्लॉकवाइज पास होना। राइट हैंड रूल लगाओ, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो इसका मतलब हमारे कोयल में से जो डायरेक्शन आएगा करंट का, ये आएगा सच दैट कि उसमें से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जनरेट हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, अपोज करे। सच दैट, सो अपोज करना का मतलब कि क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, हमने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ किया तो हमारा क्या हुआ, फ्लक्स बढ़ा। और फ्लक्स बढ़ने का कारण क्या था, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करना। तो फ्लक्स को हमें घटाना है, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड को घटाएंगे। और घटा कैसे सकते हैं, ये कोयल कुछ इस तरह से करंट जनरेट करे कि इस कोयल के कॉरस्पॉन्डिंग एक मैग्नेटिक फील्ड आई ऊपर साइड में जो इस नीचे वाले मैग्नेटिक फील्ड को घटा दे। तो इसका मतलब इस कोयल के अंदर जो करंट आएगा कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। आगे बात समझ में। सेकंड पार्ट में पूछा है कि हम इस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज़ करें तो क्या होगा, ठीक है। तो खुद इस वीडियो को पॉज करें, खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, सोचो कैसा होगा, ठीक है। तो मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि अगर हम इसको डिक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा। तो डिक्रीज़ करने का मतलब फ्लक्स को क्या किया हमने, कम कर दिया, है ना। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम हो जाएगी, है ना। डिक्रीज़ करने का मतलब कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाऊँगा दूर दूर, है ना। तो इसका मतलब इसमें से फ्लक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। तो फ्लक्स डिक्रीज़ किसके कारण कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो रहा है, रीज़न क्या फ्लक्स डिक्रीज़ होने का, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ हो रही है। अच्छा, तो अभी कोयल को क्या करना पड़ेगा, कोयल को एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना पड़ेगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दे, जो ये कम हो रहा है, ठीक है, इसको बढ़ा दे, है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कम हो रहा है, किस डायरेक्शन के अंदर कम हो रहा है, जो इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, उसके अंदर कम हो रहा है। तो इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये क्या करते, बढ़ा दे, है ना। तो इस कोयल को क्या करना पड़ेगा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना पड़ेगा इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए। और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए तो फ्लक्स क्या हो जाए, बढ़ जाए। क्योंकि जस्ट इसका काम है इसको अपोज करना, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना नहीं, इस फ्लक्स को अपोज करना, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो इस फ्लक्स के चेंज को अपोज करना है हमें, ठीक है। तो इस फ्लक्स को अपोज करना है तो इसका मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड को करना पड़ेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड घट रही थी, ठीक है। इसको मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इसी डायरेक्शन के अंदर, इसी डायरेक्शन में बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कब आ सकता है, ये वाला केस, ये वाला केस आ सकता है जब इसके अंदर करंट कैसा हो, क्लॉकवाइज फ्लो करे, राइट हैंड रूल, है ना। अदरवाइज़ आप पिछला केस जैसे इंक्रीज़ वाला देख लो और जस्ट उसका रिवर्स कर दो, वो डिक्रीज़ वाला केस होगा, है ना। ये भी कर सकते हो। अच्छा, इसके अंदर अगर मान लो आपको और तरह से प्रॉब्लम पूछ ले, जैसे आपको जो प्रॉब्लम पूछ ले इस तरह से कि आप अगर इसके अंदर सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एरिया है ये कुछ इस तरह से था, इनिशियल एरिया मान लो ये है और फाइनल एरिया मान लो ये है, तो ये फाइनल एरिया है। तो अब बताओ कि आप जो करंट है, ठीक है, कोयल में से वो कैसा होगा, मतलब समझ रहे हो ना। फाइनल एरिया बना दिया मैंने, ये फाइनल कोयल बनानी थी, ये फाइनल कोयल है, ठीक है, फाइनल। अब बताओ इसमें से करंट फ्लो कैसा करेगा फाइनल कोयल से। तो यहाँ से देख लो कि फ्लक्स यहाँ से क्या हो रहा है, घट रहा है। घट क्यों रहा है, रीज़न इसका कि एरिया
घट रहा है ना, फ्लक्स घट रहा है तो एरिया, रीज़न क्या है उसका, एरिया घट रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया मतलब नहीं, हमें फ्लक्स को बढ़ाना पड़ेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स को बढ़ाना है। तो इस फ्लक्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसे फ्लक्स से बढ़ा सकते हैं कि इस अगर फ्लक्स से नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस ज़्यादा पास हो, है ना, यही बात है, नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस क्या हो, ज़्यादा पास हो, मतलब इस कोयल में से एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो कि वो इसमें से नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस क्या कर दें, बढ़ा दें। ठीक है, ये चीज़ है कि नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस है वो इसमें से बढ़ा दें। ठीक है, तो और क्या होना चाहिए वो, अब क्योंकि अब इसमें से इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर हमारा क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था, है ना। अब इसको बढ़ाना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि एरिया घट रहा है यहाँ पे, है ना, लेकिन फ्लक्स को बढ़ाना है हमें। ठीक है, तो एरिया तो घट ही रहा है, लेकिन हमें क्या करना, फ्लक्स को बढ़ाना है, तो क्या करें, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देते हैं। तो क्योंकि वही तो अपोज है, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देंगे, मतलब इस डायरेक्शन में अगर इसको बढ़ाएं तो हम इसमें से करंट, जो करंट का डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, सोचो, अगर कुछ इस तरह से है, मतलब इसमें से अगर इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर से आ रहा है तो करंट कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसा आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा। वही चीज़ है, अगर इसमें से फिर इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका, क्लॉकवाइज, कि अगर हम इस एरिया को घटा दें, ठीक है, तो इसमें से करंट कैसा जनरेट होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जनरेट होगा। ठीक है, रीज़न क्या था, क्योंकि पहले वाले एरिया के अंदर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या थी, ज़्यादा थी, इस एरिया में फील्ड लाइंस क्या है, कम है। तो ऐसे भी सोच सकते हो, है ना, फील्ड लाइंस कम है, इसको क्या करना पड़ेगा, इस एरिया में फील्ड लाइंस को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम फ्लक्स को बढ़ा देंगे, मतलब सॉरी, बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, उसी की डायरेक्शन के अंदर क्या करेंगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को बढ़ा देंगे, मतलब सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट करने का मतलब ये डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन मतलब करंट कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है ना। तो ये चीज़ सोच सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मैं पहले डायरेक्शन बना लेता हूँ इसके अंदर। ठीक है, कि अगर हमारा कुछ मान लो इस करंट कैरिंग वायर है, कुछ इस तरह से आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कोयल। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन निकालनी है आपको कोयल के अंदर, तो कैसे निकालोगे, सोचो, थोड़ा सा लेंस लो लगाना है आपको। देखो, तो ये करंट कैरिंग कोयल, करंट कैरिंग वायर है ना, क्योंकि करंट कैरिंग वायर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, हमें पता है, राइट हैंड रूल से, है ना, देख राइट हैंड कर्ल रूल से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस साइड क्या है, इनसाइड द पेज है, मतलब ये कुछ इस तरह से है ना, ये चीज़ नोटिस की। अच्छा, अब क्या है, अगर मैं क्या करता हूँ, इस डायरेक्शन के अंदर करंट है हमारा, अब क्या है, एक चीज़ हमें वेरिएशन करनी है। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, जैसे क्वेश्चन भी अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि करंट को इंक्रीज़ कर दिया तो क्या होगा, मतलब वायर के करंट को, आई को इंक्रीज़ कर दिया तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा, है ना। तो क्या होगा वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, अगर हम आई को इंक्रीज़ कर देंगे, तो आई को इंक्रीज़ कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो मतलब बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो ये करंट को बढ़ा देंगे तो इससे एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा किसके कारण, करंट को बढ़ाने से, है ना। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, है ना, फ्लक्स बढ़ गया, यही चीज़ थी। तो लेंस लो क्या कर रहेगा, इस फ्लक्स को घटाएगा, है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, बी को अपोज करेगा। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी, इनवर्ड थी, तो इस कोयल के कारण कैसी जनरेट होगा करंट, जो उसको अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, और अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर कैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारी, और अपवर्ड डायरेक्शन देखें तो हमारी जो डायरेक्शन होगी, अगर अपवर्ड सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, अपवर्ड डायरेक्शन का देखें तो हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो कोयल से एंटी क्लॉकवाइज करंट हमारा पास होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब क्या कर दे, क्वेश्चन के अंदर हमने चीज़ को रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ ले कि हमारा जो करंट है वो ऐसे ही फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब क्या बोलते क्वेश्चन में कि हमारा आई क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमारा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा सर्कुलर कॉइल से, वो बताओ कैसे बताएंगे। देखो, आई घट रहा है,
आई घटेगा तो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड बी, है ना। तो अगर आई घटेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, इनवर्ड द पेज, है ना। तो इनवर्ड द डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड घटा मतलब फ्लक्स घटा, है ना। अच्छा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपोज करना पड़ेगा। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड जो घटा है इसको मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, है ना। बढ़ाएगा कैसे, है ना। तो इस फ्लक्स को बढ़ाएगा कैसे, मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन के अंदर बढ़ाएगा कैसे, इसी डायरेक्शन के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाई होगी, है ना। तो इसी डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब कोयल में से जो करंट है वो कैसा फ्लो करना चाहिए, क्लॉकवाइज फ्लो करना चाहिए। तो क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तभी हमारी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसको आप सपोर्ट करेगी सच दैट ये फ्लक्स क्या हो, इसमें से बढ़े। और ये फ्लक्स बढ़ना ही इसको क्या है, अपोज करना है। तो लेंस लॉ से हम डायरेक्शन बता दिए कि इसमें से क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आएगा, है ना। चीज़ आ गई समझ में। अच्छा, इसके बाद में अब होमवर्क प्रॉब्लम दे देता हूँ इसके अंदर कुछ, कि अब ये बताना आप कि अगर इसमें से करंट की डायरेक्शन ये है ना, तो फिर बताना कि और करंट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इसमें हमें डायरेक्शन बताना, कोयल में से डायरेक्शन करंट का क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, कौन सा होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या था, इसी प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम बनाता हूँ। किस तरह से, कि इस कोयल के दोनों साइड में, सॉरी इस करंट कैरिंग वायर के दोनों साइड में कोयल ले लिया मैंने, है ना। और मैं इस करंट कैरिंग वायर से क्या करता हूँ, करंट है इस डायरेक्शन में लेता हूँ, ठीक है। और इस करंट को क्या करता हूँ, मैं बढ़ा देता हूँ। तो हमारा कोयल में से करंट कैसा प्रोड्यूस होगा। तो दोबारा सोच लेते हैं, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा। तो इसके अंदर इनसाइड द पेज मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें से आउटसाइड द पेज है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। करंट को बढ़ाया तो फ्लक्स यहाँ पे दोनों साइड में क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा फ्लक्स के केस में, ये बता रहा हूँ। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज है, तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो हमारा जो इंड्यूस है, इंड्यूस वाला केस क्या करेगा, हमारा इंड्यूस करंट वाला केस में क्या करेगा, फ्लक्स को क्या करेगा, हटाएगा। कोयल में से ऐसा करंट, तो कोयल में से एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए जो इस फ्लक्स को क्या करे, घटाए। मतलब फ्लक्स कैसे घटा सकता है, इस मैग्नेटिक फील्ड को घटाए, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा इसका, इसके लिए तो। और इसके लिए क्या होगा, अपोज करने का मतलब कुछ इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें से होगा एंटी क्लॉकवाइज और इसमें से होगा हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका तो हमने जो पिछला केस था, जो हमने इसमें इसी क्वेश्चन में देखा था, उसका केस तो हमें पता लग ही गया था कि इसका एंटी क्लॉकवाइज आना है। तो जस्ट अगर इसके जस्ट अपोजिट हो तो देख लो इसका क्लॉकवाइज आना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। तो इस तरह से अगर इस साइड क्लॉकवाइज करंट डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन आना है, ठीक है। यहाँ से हम एक टाइप की प्रॉब्लम और भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो हमारे पास करंट कैरिंग वायर है कुछ इस तरह से। अब हम क्या किए, इस कोयल को, जो कोयल है इसको यहाँ से इस तरह से मूव करवा दिए, ठीक है। तो अब बताओ कि इसमें करंट डायरेक्शन क्या होगा इस कोयल से, ठीक है। तो ये कैसे बता सकते हैं, देखो अगर हम इस कोयल को इधर मूव करवाएं, ठीक है, तो ऐसा क्या होगा कि इसमें से फ्लक्स चेंज हो। देखो ये चीज़ समझने की कोशिश करो। देखो, क्योंकि जो एक मैग्नेटिक, जो एक करंट कैरिंग वायर है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जनरेट होता है। और इसका फॉर्मूला दोबारा से देखो, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इस रेडियस डिस्टेंस के साथ में क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, धीरे धीरे घटना स्टार्ट करेगा, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना। तो हम जैसे जैसे इस कोयल को इधर लेके जाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये वाली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, घट रही है ना। तो हम इस जैसे जैसे इसको इधर लेके जाएंगे तो डेफिनेटली बी घट रहा है, मैग्नेटिक फील्ड घट रही है, तो इसका मतलब फ्लक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो मतलब इसको, इस कोयल को अगर मान लो यहाँ ले आए, तो ये अगर मान लो यहाँ फ्लक्स 1 था, यहाँ पे फ्लक्स 2 है, तो डेफिनेटली फ्लक्स φ2 है वो लेस देन φ1 होगा। आई बात समझ में। तो ये चीज़ समझो कि φ2 लेस देन φ1 होगा। अच्छा, इधर ले आए तो इसका मतलब फ्लक्स घट रहा है, तो इसका मतलब करंट कैसा जनरेट होना चाहिए, अगर फ्लक्स घट रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है, इनसाइड द पेज। तो क्या हुआ, यहाँ से क्या करना चाहिए, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड घट रही है, तो यहाँ से ऐसा करंट फ्लो होना चाहिए सच दैट कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाए। और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा कैसे सकता है, इसी डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और लग जाए, और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और लग जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से करंट कैसा फ्लो होना चाहिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जनरेट हो, इनवर्ड द पेज हो, इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो होना चाहिए। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो होगा तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जनरेट होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगी, ठीक है। जो भी चेंज था, मैग्नेटिक फील्ड घट रही थी, अब इसको क्या करेगी, बढ़ेगी, मतलब इसको क्या करेगी, अपोज कर रही है, ठीक है। तो फ्लक्स क्या था, इसको बढ़ा, इसके कारण क्या हो, फ्लक्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसके दूर जाने के कारण अगर फ्लक्स घट रहा था और इसको क्या करना, फ्लक्स बढ़ाना है, इसलिए इसी को क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया, है ना। अच्छा, तो
इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसी में एक चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसमें से एक ये चेंज कर देता हूँ कि अगर मान लो इसमें से करंट कैरिंग वायर ये है और इस कोयल को मैं इस डायरेक्शन में मूव करवाता हूँ, तो क्या होगा, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो, इसमें से फ्लक्स चेंज हो रहा है। पहले तो ये चीज़ देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ रहा है ना, क्योंकि हमने इस डायरेक्शन में मूव नहीं किया, क्योंकि देखो इस डिस्टेंस पे तो कांस्टेंट होगा, तो ये सारी जो डिस्टेंस है इस पे सब पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, है ना। जैसे अगर आप इधर मूव करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है, चेंज डेल्टा बी, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज जीरो होगा, एरिया भी सेम है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से फ्लक्स चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे डेल्टा फ्लक्स फाई है वो जीरो है, फ्लक्स कांस्टेंट है। अगर मैं इस कोयल को इधर ऊपर की डायरेक्शन में मूव कराऊँ या नीचे की तरफ मूव कराऊँ तो फ्लक्स क्या है, यहाँ पे जीरो है, मतलब डेल्टा फाई कितना है, जीरो है। तो फ्लक्स कांस्टेंट है, डेल्टा फाई जीरो है, मतलब डी फाई बाई डी टी भी जीरो है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ईएमएफ जनरेट कितना होगा, जीरो। करंट इसके अंदर कितना होगा, जीरो। तो ये ध्यान रखना है, इसके इसके अंदर अगर इस पैरेलल डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है करंट, चाहे ऐसे कर दो, चाहे करंट ऐसे कर दो, चाहे इसका मूवमेंट ऐसे कर दो, चाहे ऐसे कर दो, फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स चेंज जीरो, ईएमएफ जीरो और करंट इंडक्शन जीरो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो ये, ठीक है, इमोशनल ईएमएफ का है। नेक्स्ट लेक्चर में तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमें जैसे ईएमएफ नहीं निकालना, बस हमें इसमें डायरेक्शन निकालना है करंट का, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जैसे ये वायर है PQRS और ये जो AB है वो कंडक्टर है, अगर ये मूव करेगा तो यहाँ से हमें डायरेक्शन बताना है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, इस कोयल से। देखो क्योंकि जो ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी तो नहीं, जो ये पार्ट है ये एक प्रकार से कोयल का काम कर रहा है, और ये वाला पार्ट अगर उसको मूव करवाएंगे तो ये कोयल का एरिया क्या होगा, बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे एरिया बढ़ रहा है, तो एरिया बढ़ने से यहाँ कर रहा है फ्लक्स बढ़ रहा है, इसका रीज़न ये है ना। अच्छा, एरिया बढ़ने से फ्लक्स बढ़ने का मतलब क्या हुआ, इस एरिया बढ़ेगा तो इसमें जो फील्ड है वो तो कांस्टेंट ही है, तो फील्ड का नंबर्स बढ़ रहा है तो इसलिए फ्लक्स बढ़ रहा है, यही तो रीज़न है। अच्छा, इसमें से फ्लक्स बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा, ये तो लेंस लॉ है। तो इस कोयल में जो ये कोयल है, जो ये मूवेबल कोयल है, इस कोयल में से क्या होना, फ्लक्स घटना चाहिए, है ना। यहाँ फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स घट कैसे सकता है, इस फ्लक्स को घटाना है हमें, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनसाइड द पेज है, और अब हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स को घटाना है, ठीक है। क्योंकि फ्लक्स ऐसे इसको इधर लेके जाएंगे तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो अब इस केस में क्या करना है, फ्लक्स को घटाना है। तो फ्लक्स कैसे घट सकता है, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करके, है ना। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना मतलब इस डायरेक्शन के अंदर, तो इस डायरेक्शन में हमारा कैसा बन सकता है, अपर डायरेक्शन के अंदर एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब इसमें से कैसा फ्लो करेगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज, आंसर आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन आ गया। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है, तो इसके अंदर हमें कुछ इस तरह से दे रखा है, कोइल्स दे रखी है, कुछ कुछ इस तरह से बेंट है, ठीक है। अच्छा, इसका ये स्मॉल एरिया है तो इसका एरिया A1 मान लेता हूँ, इसका एरिया A2 मान लेता हूँ। तो इसका रेडियस भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको ऐसे यूनिट में चेंज करना है तो एरिया निकाल लेना A1 A2, ठीक है। तो अब क्या लिखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द टू सर्कल एंड डायरेक्शन शोन, ठीक है। तो इनसाइड द पेज दे रखी है और द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 टेस्ला पर सेकंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो यहाँ से एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड तो 0 डिग्री बना रहा है, तो फ्लक्स कितना आएगा, BA cos 0, है ना। तो डी फाई बाई डी टी कितना आएगा, DB बाई डी टी इंटू एरिया, क्योंकि एरिया तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए अलग फ्लक्स EMF निकाल लो, EMF होगा ना, तो इसके लिए E1 निकाल लो, इसके लिए E2 निकाल लोगे, DB बाई डी टू इंटू ए, क्योंकि डी बाई डी टू तो हम DB बाई डी टी तो हमें 2 दे रखा है, 2 इंटू ए, तो इसका तो 2 इंटू A1 आएगा और इसका 2 इंटू A2 आएगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई समझ में, उसका 2 इंटू A1 आएगा और इसका 2 इंटू A2 आएगा, ठीक है। तो एरिया A1 2 रखा तो ये वैल्यूज़ आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ निकालना है ना। तो वो कैसे निकलेगा, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे तो वो आंसर आएगा, नहीं ऐसा नहीं है, जोड़ना नहीं है आपको। एक्चुअली में होगा क्या कि अगर मान लो आप सपोज करो कि इसमें से मान लो इस कोयल में से करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है ना, तो ये घूम के ऐसा आएगा तभी सेटिस्फाई करेगा, है ना। अगर कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है तो यहाँ इस सर्कल में देखोगे तो ये कैसा फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें से कैसा कर रहा है, क्लॉकवाइज, है ना। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज है ना। तो इसका मतलब अगर एक हमारा क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, और एक दूसरा क्लॉकवाइज होगा तो अगला एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा ही, है ना, हमेशा ही एक फ्लक्स हमारा, ठीक है, एक से जो ईएमएफ होगा इंड्यूस होगा वो दूसरे को
दूसरे से क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन के अंदर होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि जो करंट है, ठीक है, जो करंट का इफेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना और घटाना, जो दोनों कॉइल्स के अंदर सेम होना चाहिए एक्चुअली में, वो दोनों का अपोज आ रहा है। अपोज आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का इंडक्शन है वो अलग अलग है, अपोजिट है। तो इसका मतलब जहाँ पे फाइनल रिजल्ट आएगा हमारा, जो भी आएगा, वो E2 माइनस E1 बोल दो या E1 माइनस E2 बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो हमारा जो इंड्यूस EMF आएगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है वो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड की बात करो तो जिसका ज़्यादा है, जैसे E2 माइनस E1 ले लो आप, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वहाँ से, मैग्नीट्यूड की बात करनी है आपको, ठीक है। तो इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं आज की। अच्छा, इस प्रॉब्लम से हमें क्या पूछा गया है, कॉइल दे रखी है हमें एरिया ए की, और उसको इस तरह से रोटेट किया एक्सिस के अलोंग, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखी है। अच्छा, अब ये कौन सा केस है, इसके अंदर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है और एरिया भी कांस्टेंट है। देखो अब इसमें चेंज क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, है ना, ये जो इसका एरिया वेक्टर ए है और ये बी है, इनका बीच का एंगल थीटा, ये वेरिएशन कर रहा है ना। तो हमारा कितना हो जाएगा, फ्लक्स कितना हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। तो हमारा d∅dt कितना हो जाएगा, कितना, बी ए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, है ना। अच्छा, अब एक चीज़ नोटिस करो आप, यहाँ पे ओमेगा वेलोसिटी से इसको क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ओमेगा को आप थीटा से रिलेट कर सकते हो कि जो ओमेगा होता है हमारा थीटा अपॉन टी होता है ना। तो थीटा को ओमेगा टी लिख सकते हो, तो जो यहाँ कोस थीटा दिख रहा है वहाँ पे कोस ओमेगा टी कर दो, तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी आ जाएगा। अच्छा, तो अब डिफरेंशिएशन करोगे टाइम के रेस्पेक्ट के अंदर, ठीक है, तो यहाँ मैंने डेरिवेटिव किया था, ये थीटा के रेस्पेक्ट में किया था, अब टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे तो ओमेगा टर्म भी बाहर आ जाएगी, है ना। तो कितना आएगा यहाँ से, माइनस बी ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि जो टाइम जो चेंज कर रहे हैं हम, वो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ओमेगा टी लेना, हमें कुछ टाइम का फंक्शन लेना पड़ेगा, थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी आएगा हमारा, तो कितना आएगा, माइनस बी ए, ठीक है, ओमेगा इंटू साइन थीटा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n होते तो यहाँ पे n भी मल्टीप्लाई आ जाता, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में किसका है, और यहाँ पे देखो ये साइन फंक्शन के अंदर आ रहा है, तो मतलब हमारा जो EMF आ रहा है वो साइनोसॉइडल वेरिएशन है, और साइनोसॉइडल कौन सा होता है, AC करंट। तो इसका मतलब यहाँ पे जो जनरेट होगा हमारा करंट, वो कैसा जनरेट होगा, AC करंट। तो ये एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होती है, जहाँ पे AC करंट जनरेट हो, तो मतलब ये जनरेटर्स के अंदर जो ये मेथड है वो यूज़ होता है हमारा, ठीक है। तो AC जनरेटर्स हैं वहाँ पे ये मेथड यूज़ होता है, ठीक है। तो AC जनरेटर्स में इस तरह से फ्लक्स चेंज करते हैं, कोइल्स को इस तरह से रोटेट करते हैं ओमेगा से, और हमारा जो फ्लक्स आता है वो कुछ इस तरह से आता है, EMF आता है हमारा माइनस, ठीक है, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करो आप, EMF को मैंने क्या लिया था, माइनस d∅dt ले लिया था ना। तो अगर माइनस लोगे वहाँ पे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, तो EMF हमारा प्लस में ही आएगा, बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइनोसॉइडल वेरिएशन, ठीक है। तो ये हम AC करंट जब चैप्टर होगा उसके अंदर भी इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब न्यूमेरिकल्स के अंदर ये समझाना था कि ओमेगा जब आपका थीटा चेंज करेगा तो देन भी आपका फ्लक्स चेंज करेगा, और मतलब इसका मतलब आपका EMF जनरेट होगा। तो यहाँ पे EMF जनरेट हो रहा है, करंट जनरेट होगा, इंड्यूस करंट, ठीक है। तो AC जो जनरेटर इसी का एप्लीकेशन है ये, ठीक है। तो ये लास्ट प्रॉब्लम था। इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है, हम मोशनल EMF की बात करेंगे उसके अंदर, ठीक है। जो हमने एक न्यूमेरिकल भी किया है मोशनल EMF का, कि हम रोड को या कुछ इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वेरिएशन करवाएं, वेरी करें, या फिर उसको रोटेट करवाएं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट्स को, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा इंड्यूस EMF आएगा। तो वो चीज़ देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।